हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके क्लास में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम अपनी जो है होम मैनेजमेंट की क्लास स्टार्ट करेंगे। पूरे हम सप्ताह भर होम मैनेजमेंट थ्योरी के रूप में पढ़ते रहेंगे। जो भी लगभग लगभग पूरा हम कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी फोकस कुछ जो भी मेन पॉइंट होंगे उन पर फोकस रहेगा। उसके अलावा पूरा एक हफ्ते पढ़ने के बाद हमारी होगी एक मैराथन क्लास हो मैनेजमेंट की। तो इस तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और पूरे होम मैनेजमेंट का जो है निचोड़ आप पढ़िए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले होम मैनेजमेंट में हम देखते हैं गृह प्रबंधन, उसका अर्थ, परिभाषाएं, ये चीज़ें देखते हैं और दर्शन। इस तरह से इतिहास एवं विकास पूरी चीज़ें हम देख लेते हैं। गृह प्रबंधन दो शब्दों से मिलकर बना है, गृह तथा प्रबंध, है ना, यानी कि होम और मैनेजमेंट। गृह प्रबंध को समझने के लिए आवश्यक है कि हम इन दोनों शब्दों को जो है मूल अर्थ में समझ लें। गृह शब्द का अर्थ है, यानी देख लेते हैं, गृह शब्द के समान अर्थ में ही प्रायः मकान शब्द को ले लिया जाता है, किंतु दोनों ही शब्दों में पर्याप्त भिन्नता है। मकान हाउस का अर्थ उस आश्रय स्थल से होता है जो कि ईंट पत्थर व सीमेंट आदि से बनाया जाता है, जबकि घर होम एक भावात्मक शब्द है जहाँ पर परिवार के सभी सदस्यों की जो है प्रेम सहानुभूति इस तरह की चीजें होती हैं। एक कहावत भी है, ए हाउस इज बिल्ड बाई हैंड्स बट ए होम इज बिल्ड बाई हार्ट्स। अर्थात मकान हाथों द्वारा बनाया जाता है जबकि गृह हृदय द्वारा। इस तरह से हम देखते हैं प्रबंध शब्द का अर्थ। हमने गृह का अर्थ समझा है, अब हम समझते हैं प्रबंध का अर्थ। मीनिंग ऑफ जो है टर्म मैनेजमेंट, है ना। गृह या होम शब्द के समान अर्थ में ही प्रायः मकान शब्द को ले लिया जाता है। फिर देखिए, इस तरह से हम प्रबंध के बारे में देखते हैं। साधारण शब्दों में प्रबंध का अभिप्राय विचार पूर्वक की गई व्यवस्था से है, अर्थात इसका अर्थ कार्य करने की उन विधियों से है जिसके द्वारा हम किसी भी परिस्थिति में समस्त उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम ढंग से उपयोग करते हैं। प्रबंधन में अनेक प्रकार की जो है संगठित क्रियाओं में विकेंद्रित दबाव उत्पन्न होता है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति साथ में कार्य करके सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं तो इस तरह से अपनी वो समन्वय कर लेते हैं। साथ ही अपने साधनों को संगठित ऐसा करते हैं कि अधिकतम स्तर तक की परिणामों को प्राप्त कर सके। प्रबंध न केवल घरों व्यवसायों में किया जाता है बल्कि सभी सेवाप्रद संगठनों में भी इसका उपयोग किया जाता है। शासन हो गया, हॉस्पिटल, स्कूल, क्लब, मतलब एनीवे जो भी चीजें हैं, संस्थाएं हैं जिसमें हम जो है मैनेजमेंट करेंगे ही करेंगे। अगर मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस तरह से इन सभी साधनों पर सीमित साधन जिसमें मनुष्य, मशीन, पदार्थ एवं धन सम्मिलित हैं, इन सभी को उत्पादक संबंधों हेतु एकीकृत किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं प्रबंध की परिभाषा। यद्यपि प्रबंध विषय करीब 70 वर्ष पुराना है, फिर भी इसके विद्वान किसी एक सामान्य परिभाषा पर एकमत नहीं है। जबकि हम देख लेते हैं क्या क्या प्रभाव है, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इन सब में इनका अलग अलग प्रयोग है और अनेक अवधारणाएं हैं। वह भी प्रबंध के अंतर्गत व्यक्तियों द्वारा व्यक्ति के साथ क्रिया संपन्न की जाती है। साथ ही यह भी माना जाता है कि क्रियाओं को करने हेतु की जाने वाली निर्णय क्रिया भी प्रबंध की कार्य है। स्टेनले वेन्स के अनुसार हम देख लेते हैं स्टेनले वेन्स ने क्या कहा है। प्रबंध सामान्य रूप से निर्णय क्रियाएं हैं एवं पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाने वाली मानवीय क्रियाओं को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, फिर देख लेते हैं न्यू एवं समर के अनुसार। ये जो है प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्रियाओं को जो है अनेक प्रकार की श्रृंखला है जो उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अग्रसर है। ठीक है, हम इतना ही ध्यान रखेंगे क्योंकि हम मेन पॉइंट हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा कि क्रियाओं की श्रृंखला। न्यूमैन ने क्या कहा, क्रियाओं की श्रृंखला। नेक्स्ट है टेरी के अनुसार प्रबंधन आयोजन, संगठन, कार्य की गति और कार्य देने की नियंत्रण प्रक्रिया जो सामान्य लक्ष्यों के निर्धारण एवं प्राप्त हेतु की जाती है, जिसे मानवीय एवं अन्य साधनों का उपयोग किया जाता है। फिर जो है इसके बाद देखते हैं आगे, मैफ्लर रेंड के अनुसार है प्रबंध निश्चित उद्देश्य की प्राप्त हेतु सीमित साधनों को एकत्र करने की प्रक्रिया है जिसमें मैनेजर मानवीय साधनों को अमानवीय साधनों प्रभावशाली
उपयोग की ओर निर्देशित करता है। फिर गृह प्रबंधन का अर्थ, मीनिंग ऑफ होम मैनेजमेंट। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कम से कम साधनों का उपयोग करके अच्छी से अच्छी तरह हमारे अधिकतम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें, और उनका अध्ययन ही गृह व्यवस्था कहलाता है। ये नहीं कि मतलब अब हम जो है गृह व्यवस्था अच्छे से करनी है, मैनेजमेंट करना है तो हमें उच्चतम स्तर तक पहुंचना है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जो हम बहुत ज़्यादा हर चीज़ लगा देंगे तो फिर वहाँ भी मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा। इस तरह से फिर देखते हैं गृह प्रबंध की परिभाषा। यद्यपि गृह प्रबंध प्रचलित रूप से प्रयोग में लाया जाने वाला शब्द है, प्रत्येक व्यक्ति सामान्य रूप से जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है, किंतु इसको विशिष्ट रूप से परिभाषित करना आवश्यक है। ठीक है, तो इस तरह से देख लेते हैं, कई परिभाषाएं हैं। पहला है ग्रास एवं कैंडल के अनुसार, हम देखते हैं इसको, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ग्रास एवं कैंडल। और देखिए एक पॉइंट ध्यान रखिए, ग्रास एवं कैंडल व निखिल डार्सी, आपको ये दोनों लोगों की परिभाषाएं ज्यादा देखने को मिलेंगी होम मैनेजमेंट में। सरल व संक्षिप्त अर्थों में, व्यवस्था अर्थात हमारे पास जो भी उपलब्ध है उसका उपयोग हम जो चाहते हैं उससे प्राप्त करने हेतु हम कर लेते हैं। फिर देखते हैं, उपरोक्त परिभाषा में जो कुछ उपलब्ध है से तात्पर्य परिवार के पास उपलब्ध मानवीय अमानवीय साधनों से है। जो कुछ हम प्राप्त करते हैं उससे तात्पर्य परिवार के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक लक्ष्यों से है। अतः हम कह सकते हैं कि उपलब्ध साधनों का उपयोग करके लक्ष्यों की प्राप्ति करने की प्रक्रिया ही गृह व्यवस्था कहलाती है। इसका महत्व इस तथ्य से निहित है कि जो कुछ परिवार के लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। व्यक्ति जिन लक्ष्यों को महत्वपूर्ण समझता है उनकी पूर्ति करने के लिए वह अपने उपलब्ध साधनों को प्रयोग में लाता है। देखिए ये डायग्राम बना हुआ है निखिल एवं डार्सी द्वारा, इसे समझाया गया है। आप इसको जो है पॉज करके देख लीजिएगा, पूरी जो है जो जो चीजें ग्रास एवं कैंडल ने और निखिल एवं डार्सी ने बताई। ग्रास एवं कैंडल ने क्या कहा है, श्रृंखला लक्ष्यों की प्राप्ति है। और इस तरह से ये आप डायग्राम वीडियो पॉज करिएगा और इसको समझने का प्रयास करिएगा। फिर देखिए अगला है हमारा, ग्रास एवं कैंडल ने क्या परिभाषा कही है, व्यवस्थापन की प्रक्रिया के विभिन्न चरण वास्तव में निर्णयों की श्रृंखला मात्र होते हैं, जिनमें प्रत्येक निर्णय उसके पूर्व निर्णय पर आधारित होता है। ग्रास एवं कैंडल ने अपनी उपरोक्त परिभाषा में व्यवस्था को निर्णयों की श्रृंखला माना है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रबंधन या व्यवस्था एक विशिष्टीकृत क्रिया है जो केवल निर्णयों के रूप में ही सम्मिलित की जाती है। नेक्स्ट है, ग्रास एवं कैंडल ने क्या बताया कि एक अन्य परिभाषा, गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है। बस आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि मानसिक प्रक्रिया है, बस ग्रास कैंडल को, नहीं तो ऐसे सारी मिक्स हो जाएंगी। तो मेन मेन कीबोर्ड कह सकते हैं कि पॉइंट को पकड़िए तो आप पहचान लेंगे कि किसकी परिभाषा कौन सी है ना। इस तरह से जिसमें आयोजन नियंत्रण एवं मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक साधनों का उपयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। और इसको जो है हम अपनी जो है ये जो डायग्राम हमारा है, गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया, इसमें देख लेते हैं, जिसमें आयोजन नियंत्रण मूल्यांकन ना, प्लान्स कंट्रोल्स इवैल्यूएशन, ये सारी चीजें आती हैं। और इसमें क्या क्या होता है, परिवार के साधनों का उपयोग क्या होता है, इसमें देखिए मनी टाइम एनर्जी है ना, और जो है मटेरियल गॉड्स, ये अनेक सी चीजें हैं जो भौतिक वस्तु है। ज्ञान हमारा जो होता है, स्किल कह सकते हैं, रुचि, इंटरेस्ट, ऐसी चीजें, ये सब चीजें हमको प्राप्त हो जाती है, परिवारों के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट है, ग्रास एवं कैंडल के अनुसार क्या कहा गया है, गृह व्यवस्था निर्णयों की श्रृंखला। हम आपसे बार बार कह रहे हैं, ग्रास एवं कैंडल और निखिल व डार्सी को ध्यान देंगे। और इसमें देख लेते हैं अन्य और जो है कई लोगों की परिभाषाएं हैं। तो क्या कह सकते हैं, ग्रास एवं कैंडल ने क्या कहा, गृह व्यवस्था निर्णयों की श्रृंखला है जिसमें पारिवारिक साधनों का उपयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया सम्मिलित है। प्रक्रिया में एक दूसरे पर निर्भर तीन कम या अधिक चरण होते हैं। आयोजन, आयोजन के विभिन्न तत्वों का नियंत्रण, चाहे यह स्वयं के द्वारा किया गया हो या स्वयं के द्वारा, और परिणामों का मूल्यांकन जो आगामी आयोजन के लिए मार्गदर्शन होता है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है। फिर नेक्स्ट है, राजमल पी देवदास के अनुसार देख लेते हैं, देवदास, राजमल पी देवदास की, और ये शायद नेक्स्ट 2021 टीजीटी में आया भी था प्रश्न, कि गृह व्यवस्था को बांध से इन्होंने रिलेट किया है ना। तो गृह व्यवस्था में पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु पारिवारिक साधनों के उपयोग से संबंधित निर्णयों को सम्मिलित किया गया है। लेकिन सब सिर्फ मेन पॉइंट यहाँ पर कीवर्ड हमारा ये होगा कि गृह व्यवस्था की तुलना बांध से की गई है। बांध शब्द को हम अपना ध्यान में रखेंगे और इस तरह से पहचान लेंगे कि गृह व्यवस्था एक बांध के समान है जिसमें साधनों को नियमित किया जा सकता है। उसके अनुसार जिस प्रकार बांध बनाकर पानी एकत्र कर लिया जाता है, फिर उसकी जो है
प्राप्ति हो जाती है, ऐसे हम देख लेते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रबंधन प्रक्रिया, आयोजन, संगठन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन। तात्पर्य ये है कि प्रबंधन प्रक्रिया में हमें इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। कोई भी प्रबंधन या मैनेजमेंट हम बिना आयोजन, बिना संगठन एवं नियंत्रण के बगैर नहीं कर सकते। तो हम इनको देख लेते हैं। ग्रास एवं कैंडल ने क्या कहा है कि व्यवस्थापन प्रक्रिया को गृह व्यवस्था की क्रियाशील यंत्र कहा। ठीक है, इनका भी हम ध्यान रखेंगे कि क्या कहा इन्होंने, क्रियाशील यंत्र कहा। उन्हीं के अनुसार व्यवस्थापन प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता 3 उद्देश्यों के कारण होती है। देखिए ये भी पॉइंट हो सकता है कि ग्रास एवं कैंडल ने कितने उद्देश्य, तो 3 उद्देश्य। एक है शोध के निर्देशन के लिए, दूसरा है उत्पन्न ज्ञान को विशिष्ट बनाने हेतु धारणात्मक ढांचे के रूप में, तीसरा है प्रशासनात्मक व्यवहार हेतु उपयोगी निर्देश देने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद देख लेते हैं प्रक्रिया की परिभाषा। न्यूमैन ने देखिए क्या कहा, जो कि हमारी प्रोसेस है, क्या कहा है न्यूमैन एवं समर ने, क्रियाओं की वह श्रृंखला जो हमें उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अग्रसर करती है। ओपनहीम ने क्या कहा है कि व्यवस्था की प्रक्रिया वह तरीका है जिसमें निर्णयों को क्रिया में परिवर्तित किया जाता है। निकोल एवं डार्सी ने क्या कहा है, सामान्य अर्थों में व्यवस्था की धारणा है कि यह योजनाबद्ध क्रिया है कि इच्छित अंत को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करती है। इसके अंतर्गत मूल्यों को भार प्रदान किया जाता है और निर्णय लिए जाते हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग चरण बताए हैं। लिचफील्ड ने बताया है कि क्रियाओं का चक्र है। अब देखिए इसी तरह से हम देख लेंगे, बार बार हम इसीलिए रिपीट कर रहे हैं, आप कहीं जो है शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। न्यूमन ने कहा क्रियाओं की श्रृंखला, ओपनहीम ने कहा व्यवस्था की प्रक्रिया जिसमें निर्णयों को परिवर्तन किया जाता है। निकोल एम डार्सी ने क्या कहा कि सामान्य अर्थ में कि यह योजनाबद्ध क्रिया। लिचफील्ड ने इसके कितने चरण बताए हैं, 5 चरण बताए हैं। हम देख लेते हैं कौन कौन से। नंबर 1 निर्णय प्रक्रिया, फिर है यानी कि कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग, फिर है कार्यक्रम बनाना, प्रोग्रामिंग, फिर है विचारों का आदान प्रदान, कम्युनिकेटिंग, फिर है नियंत्रण कंट्रोलिंग, फिर है पुनर्मूल्यांकन रीप्रोसेसिंग। फिर देख लेते हैं न्यूमन ने इसे प्रशासनात्मक कौशल कहा और इसके 5 चरण भी बताए हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, आयोजन की परिभाषा। हम देख लेते हैं आयोजन, सबसे पहला है हमारा प्रबंधन का चरण आयोजन। ठीक है, आयोजन की परिभाषा भी देख लेते हैं। आयोजन में क्रिया से पूर्व परिवार के अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक लक्ष्यों को निश्चित कर लिया जाता है, ताकि हम जब निश्चित कर लेंगे उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करेंगे और उन्हें प्राप्त करने के लिए विविध पर तरीके जो भी हो, विधि जो भी हो, उस पर विचार हम उसके बाद करते हैं, है ना। फिर ऐसे भी प्रश्न हो सकता है कि नियोजन करने के लिए पहले लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है या विधि पर विचार किया जाता है। इस तरह से थ्योरी जब पढ़ेंगे तो हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या है, ली ब्रिटेन ने क्या कहा कि अपनी परिभाषा में भविष्यता एवं क्रियात्मक दोनों की अवधारणा को सम्मिलित करते हुए कहा कि आयोजन क्रिया की पूर्व निर्धारित विधि है। मेलोक एवं डेकर ने क्या कहा कि आयोजन के 2 क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए आयोजन निर्णयों की श्रृंखला है कि स्तरों एवं या क्रियाओं के क्रम से संबंधित है। मिलर एवं उनके साथियों ने क्या बताया, आयोजन की भूमिका नियमित बनाई एवं कहा कि आयोजन ज्ञान एवं क्रिया के मध्यस्थ को दूर करने का पुल है। फिर नेक्स्ट है ग्रास एवं कैंडल एवं नाल ने क्या कहा, आयोजन यह स्पष्ट करता है कि परिवार किस प्रकार लक्ष्यों तक पहुंचता है। नेक्स्ट है निकोल एवं डार्सी, आयोजन व्यवस्थापन प्रक्रिया का प्रथम चरण है, इसके अंतर्गत निर्णयों की श्रृंखला को माना जाता है। फिर एक मिनट जरा देख लेते हैं। निकोल एवं डार्सी ने कहा आयोजन व्यवस्थापन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। फिर अगला है श्री जवाहरलाल नेहरू ने भी बताया है, आयोजन केवल कार्य सूची बना लेना ही नहीं वरन योजना एवं एक बुद्धिमत्तापूर्ण वैज्ञानिक पद्धति है। कुंटेज व ओडोनल ने कहा योजना में कार्य से पूर्व ही यह निर्धारित कर लिया जाता है कि क्या करना है, किस प्रकार करना है, कब करना है और किसके लिए करना है। सबसे पहले देखिए आयोजन में ये भी है, क्या कब क्यों कैसे अगर आ रहा है तो ये कौन सी प्रक्रिया होगी, तो ये हमारी आयोजन की प्रक्रिया होगी। फिर अगला देख लेते हैं गृह व्यवस्था के निर्धारक तत्व। जो भी हम गृह व्यवस्था करेंगे या कह सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ होम मैनेजमेंट, है ना, वैल्यू गोल स्टैंडर्ड, जिसके हमारे कौन कौन से मुख्य, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक दो प्रश्न तो आना ही आना है। मूल लक्ष्य और स्तर, हमारी जो है गोल क्या है और हमारे वैल्यू क्या है और हमारा स्टैंडर्ड क्या है, इसके बारे में हम
देखते हैं। समस्याओं का निराकरण करने के लिए प्रत्येक परिवार निरंतर व्यवस्था संबंधी निर्णय लेता है। यह निर्णय कुछ तथ्यों द्वारा निर्देशित होता है। निर्णयकर्ता इन निर्देशित करने वाली शक्तियों से अनभिज्ञ रहता है। इन्हीं शक्तियों को मूल, लक्ष्य तथा स्तर कहते हैं। व्यवस्थापन का उद्देश्य इन्हीं शक्तियों को व्यवहारिकता को प्रदान करना है। अब देखिए इसमें से हम क्या छोड़ दें, बहुत ही हमने कोशिश की है कि मेन बिंदुओं को उठाएं, फिर भी हम बहुत कुछ सोच रहे थे और शार्ट कर दें, लेकिन इतना अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम अपनी बेस को मजबूत नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है इतना पढ़ना तो हमारे लिए आवश्यक ही हो जाता है। आप इसको कहीं ना कहीं नोट डाउन करिए और इसके साथ ही जुड़े रहिए हमारे साथ। तो जो है आपको, अगर आप पूरा एक हफ्ता पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बेनिफिट हमको हो रहा है। इसलिए स्थायी रूप से आप पढ़ते रहिए, है ना। गृह व्यवस्था के 3 तत्व हमारे कौन-कौन से हैं? मूल, लक्ष्य एवं स्तर एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। मूल इस प्रकार से जो कि हमारे क्या है, जो भी हमारे मूल्य हो या वैल्यू हो, वो क्या कर सकते हैं हम, इनके त्रिकोण का जो है केंद्र बिंदु है। मूल से ही अन्य दोनों उत्प्रेरकों की उत्पत्ति होती है। यद्यपि लक्ष्य एवं स्तर मूल्यों पर तथा स्वयं पर एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं। देखिए ये जो है हमारा नीचे चित्र भी बना हुआ है, इससे भी हम समझ लेते हैं कि सबसे ऊपर क्या होता है, मूल, फिर लक्ष्य, फिर स्तर। लक्ष्य मूल की अपेक्षा अधिक विशिष्ट होते हैं। आप इसको कहीं लिख लीजिएगा, ये जो है पॉइंट इसलिए हमने यहाँ नोट कर दिया है कि लक्ष्य मूल्य की अपेक्षा अधिक विशिष्ट होते हैं। फिर देख लेते हैं मूल्य शब्द अनिश्चित एवं आत्मगत है, परंतु इसका प्रयोग दैनिक बोलचाल में पर्याप्त रूप से किया जाता है। इसको आप एक एक पॉइंट को पढ़ते चलेगा, यहीं से प्रश्न बनता है, क्योंकि इसका अर्थ वांछित सीमा तक स्पष्ट है। मूल्य वास्तव में मानवीय व्यवहार को प्रेरणा देने वाले तत्व होते हैं। व्यक्ति के चुनाव को अर्थ प्रदान करते हैं। लक्ष्य मूल्यों की अपेक्षा अधिक विशिष्ट होते हैं। इसका अर्थ होता है कि ऐसी निश्चित गंतव्य जिसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है। अत्यधिक सामान्य अर्थ में स्तर का अर्थ होता है ऐसी वस्तु जिसको तुलना के आधार पर हम क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। यह तीनों एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कहीं ना कहीं। अब देख लेते हैं मूल्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यू हमारी क्या है। चूंकि मूल्य भिन्न भिन्न होते हैं, सबके अपने अलग अलग मूल्य भी होते हैं, इसकी धारणा भिन्न भिन्न होती है, तब कोई भी व्यक्ति इन्हें कई वर्गों में बांट सकता है। अतः वर्गीकरण की कई प्रणालियां हो सकती हैं। पहला हम देख लेते हैं प्रभुत्व के आधार पर मूल्यों का वर्गीकरण। हम दो वर्गीकरण को संक्षिप्त में देखेंगे जो मूल्यों के प्रभुत्व को समझने और स्थापित करने में सहायक होगी। और फिर इसके बाद देखते हैं हम मूल्यों के प्रभुत्व का अर्थ क्या है, संबंधित श्रेणियों या महत्व की योजना। यदि मूल्यों की उत्पत्ति के संबंध में मतभेद हो तो प्रभुत्व की धारणा यह निर्धारित करने में सहायक होती है कि स्थिति में कौन सा मूल्य उपयोगी है। ठीक है, महत्व के क्रम के अभाव में इस प्रक्रिया को हम देखते हैं, एक मिनट जरा। उपयोगी है, महत्व के क्रम में अभाव में इस प्रक्रिया ये असंभव होती है। फिर देखते हैं प्रभुत्व की धारणा यह भी निर्धारित करती है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में और समुदाय में किसे बल देते हैं। इस आधार पर मूल्य को दो भागों में बांटा गया है। हमारे मूल्य कितने हैं जो हमें ज्यादातर, यहाँ पे आप पहले तो स्टार मार्क करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मूल्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो मूल्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा साधनात्मक और आंतरिक मूल्य। अब ये भी हो सकता है कि इनमें से जो है किसको हम जोड़ लेंगे, साधनात्मक और आंतरिक मूल्य एक ही है। फिर है तथ्यात्मक और आदर्शात्मक मूल्य, है ना। तो ये दो हो गए। फिर साधनात्मक मूल्य को हम देख लेते हैं जो कि हमारे आंतरिक है। साधनात्मक मतलब मूल्य आंतरिक या अंतिम मूल्यों को प्राप्त करने में सहायक। अतः कभी कभी इन्हें मूल लक्ष्य या लक्ष्य मूल भी कहा जाता है। शिल्प विज्ञान संबंधी अभिरुचि इसी के अंतर्गत आती है। तो ये हमारे साधनात्मक या हमारे आंतरिक मूल्य, जो आंतरिक मूल्य है वही साधनात्मक मूल्य है। ठीक है, फिर अगला है साधनात्मक मूल्य, साधनात्मक, तथ्यात्मक और आदर्शात्मक मूल्य। इसको भी हम देख लेंगे। मैकी ने गृह व्यवस्था के 4 साधनात्मक मूल्यों की खोज की है। योजना, कौशल, क्रमबद्धता और क्षमता। उन्होंने आंतरिक मूल्य को परिभाषा इस प्रकार की है, घर की स्थिति में कई असंख्य संबंधों के मध्य किसी व्यक्ति की स्वस्थ वृद्धि तथा उसका आंतरिक मूल्य है। आंतरिक मूल्य वह मूल्य है जो किसी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है, जैसे कला और सौंदर्य में रुचि।
तो ये क्या होगा, ये हमारा आंतरिक मूल्य है, क्योंकि किसी चीज में हमारा इंटरेस्ट कितना है, ये हमारा आंतरिक मूल्य है। कुछ मूल्य आंतरिक और साधनात्मक दोनों होते हैं। अब ऐसे बनेगा कि आंतरिक मूल्य क्या होता है, साधनात्मक होता है कि तथ्यात्मक होता है? तो हम क्या बताएंगे कि मूल्य जो भी आंतरिक होते हैं वो साधनात्मक होते हैं। जैसे आराम, स्वास्थ्य, महत्वाकांक्षा, प्रेम, ज्ञान, खेल, कला और धर्म, ये सब हमारे क्या है, आंतरिक मूल्य है या साधनात्मक मूल्य है। और इन दोनों में भी अंतर संबंधित होता है। फिर देखते हैं तथ्यात्मक और आदर्शात्मक मूल्य। यहाँ से प्रश्न, ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हमने इसको बिल्कुल विस्तारित रूप से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। तथ्यात्मक मूल्य वह होते हैं जो ऐच्छिक होते हैं, जबकि आदर्शात्मक मूल्य धार्मिक आधार पर होते हैं। तथ्यात्मक मूल्य विस्तृत होते हैं, इनका शोध किया जा सकता है, ये प्राथमिकता पर और व्यक्तियों की इच्छा पर डिपेंड होते हैं। आदर्शात्मक मूल्य वह होते हैं जो कि सही विचारों पर आधारित होते हैं। अमेरिका में सफलता साधनात्मक मूल्य है, जबकि ईमानदारी आदर्शात्मक मूल्य है। अधिकांश व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि आदर्शात्मक मूल्य का स्रोत दर्शन, शास्त्र और धर्म की गहरी अनुभूति है। आदर्शात्मकता की जड़ें मानव जीवन की गहराई तक जाती हैं। प्रभुत्व के आधार पर आंतरिक मूल्य साधनात्मक मूल्यों की अपेक्षा उच्च होते हैं। देखिए यही से पॉइंट बनेगा कि प्रभुत्व की मतलब कि आंतरिक मूल्य और साधनात्मक मूल्य में कौन सा उच्च है। तो क्या होता है, हमारा आंतरिक मूल्य साधनात्मक मूल्य की अपेक्षा उच्च होते हैं, जबकि आदर्शात्मक मूल्य तथ्यात्मक मूल्य की अपेक्षा उच्च होते हैं। पार्कर के अनुसार मूल्यों का निर्धारण, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। पार्कर के अनुसार मानवीय व्यवहार को प्रेरणा देने वाले मूल्य इस प्रकार है। पहला है आराम, जीवन को जहां तक संभव हो खुश बनाए। रुचि और संवेदनाओं से संतोष प्राप्त करने में रुचि दें। फिर है स्वास्थ्य, जीवन को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने में रुचि दें। फिर है इच्छाएं, व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करने की इच्छा। फिर है प्रेम, यौन प्रेम, माता पिता का प्रेम, मित्र प्रेम, मनुष्य प्रेम, समुदाय और आदर्श प्रेम के द्वारा व्यक्तियों के मध्य संतोषप्रद संबंध बनाए जाते हैं। फिर है ज्ञान प्राप्ति की इच्छा, सत्य में विश्वास और जीवन के सभी पक्षों के संबंध में संतोष प्राप्त करने में रुचि। फिर है तकनीकी संतोष, कौशल पूर्वक कार्य जो भी करते हैं उसमें अंतिम परिणामों को प्राप्त करने में भी हमारी रुचि होती है। अब देख लेते हैं लक्ष्य हमारे। फिर हमने मूल्य पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं लक्ष्य। फिर लक्ष्य के बाद पढ़ेंगे स्तर। लक्ष्य में कहते हैं, जोन्स ने क्या कहा है कि लक्ष्यों को 3 प्रकार से बांटा गया है। एक है, और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दीर्घकालीन या अंतिम बिंदु लक्ष्य। फिर है मध्यवर्ती या अल्पकालीन लक्ष्य। फिर है मध्य अंत लक्ष्य, जिन्हें कभी मध्य कभी कभी मध्य अंत श्रृंखला कहा जाता है, जो कि मध्यवर्ती लक्ष्य की ओर जाते हैं। फिर देखते हैं दीर्घकालीन लक्ष्य। सामान्यतः जो हमारे दीर्घकालीन लक्ष्य क्या है, हम इनको जान लेते हैं, जो कि स्थायी माने जाते हैं। यानी कि दीर्घकालीन जो भी लक्ष्य हैं वो हमारे क्या होते हैं, स्थायी माने जाते हैं। और इस जो है, एक मिनट, इनके लिए लंबे समय तक प्रयत्न करना पड़ता है, परिणाम स्वरूप हमेशा उपस्थित रहते हैं। यदि वे लक्ष्य होते जो कि पारिवारिक समूह को वास्तविक अर्थ प्रदान करते, परिवार द्वारा सबसे पहले स्थापित करने वाला लक्ष्य भी यही होता है, और परिवार द्वारा अनुभव किया जाने वाला लक्ष्य भी यही होता है। चूंकि यह कई मध्यवर्ती लक्ष्यों को आरंभ करता है और प्रभावित करता है, इसका बहुत ही महत्व है। परिवार द्वारा मध्यवर्ती या अल्पकालीन लक्ष्यों का निर्धारण भी किया जाता है, जिससे दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। यह मध्यवर्ती लक्ष्य दीर्घकालीन लक्ष्यों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होते हैं और इनका स्पष्ट चित्र बनाना आसान होता है। इसमें चेतन या अचेतन रूप से कई विकल्पों के मध्य निर्णयों का चुनाव करना पड़ता है, क्योंकि देखा गया है कि कुछ दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने का उत्तम साधन होते हैं। फिर देख लेते हैं मध्य अंत लक्ष्य। निम्न प्रकार के लक्ष्य होते हैं, यह निर्णय लेने वाले या मध्यवर्ती लक्ष्य की प्राप्ति हेतु चरण के रूप में रहते हैं। इस प्रकार के कई मध्यंत लक्ष्य होते हैं जो कि स्वयं अपने आप में जो है पूर्ण होते हैं, जिन्हें की जो है थोड़ी थोड़ी संख्या में क्रियाओं द्वारा प्राप्त करते रहते हैं हम लोग। जैसे बिल का भुगतान करने हेतु चेक लिखना, बैठक कक्ष की सजावट हेतु फूलों को काटना। फिर आज का हमारा लास्ट टॉपिक है गृह व्यवस्था के निर्धारण। जो भी मूल्य लक्ष्य स्तर हम पढ़े थे उसमें से हमने मूल्य पढ़ लिए, समझ लिया, लक्ष्य समझ लिया। फिर जो है बारी आती है स्तरों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड। इसको भी देख लेते हैं हम। निकिल एवं डार्सी के अनुसार क्या है, स्तर का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया है ये देख लेते हैं। पहला है संतुष्टि के आधार पर,
दूसरा है स्थिरता या लोचमयता के आधार पर, फिर है गुण के आधार पर। ठीक है, यह वर्गीकरण अपने आप में पूर्ण नहीं है और एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए गुण या तो संतुष्टि द्वारा क्रियान्वित होता है या स्थिरता या लक्ष्यता द्वारा। इन विभिन्न वर्गों के मध्य सीमा रेखा खींचना कठिन है क्योंकि हम अपने जटिल विश्व में सभी ओर से प्रभावित होते हैं। फिर भी इन वर्गों को पर्याप्त रूप से पृथक माना गया है। इस तरह से हम निखिल और डार्सी का पढ़ लेंगे कि इन्होंने 3 बार में बाँटा है, 3 प्रकार के है ना, संतुष्टि के आधार पर, स्थिरता या लोचमयता के आधार पर, गुण के आधार पर। ठीक है? इस तरह से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हमारी जो भी वीडियोस हैं टॉपिक वाइज आपको प्लेलिस्ट हमने तैयार कर दी है और अपने चैनल पे डाल दी है। आप वहाँ पे जाइए, प्लेलिस्ट के अनुसार आप उसको देखिए और अब चाहे तो नोट्स बना लीजिए। अब इस तरह से हमारी जब होम मैनेजमेंट की होगी, इसकी भी सारी क्लासें, वैसे पिछले भी हमने कई वीडियो होम मैनेजमेंट पढ़ाई हैं, फिर भी ये जो है ये उसी में, अगर आप लोग कहेंगे तो उसी में ऐड कर देंगे, वरना तो जो है इसको इसकी कहीं अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे। ठीक है, फिर पूरा सप्ताह भर होम मैनेजमेंट पढ़ने के बाद हम इसकी करेंगे मैराथन क्लास। ठीक है, जैसा होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अगर आप कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं तो इस तरह से हमारी ऊर्जा थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप लोगों के लिए हम और भी चीज़ें लाएँ, और जितनी कोशिश कर सकते हैं उतना हम आपके लिए कर रहे हैं। देखिए बहुत ज़्यादा बिल्कुल होड़ नहीं है कि बस भागना ही है, खरगोश की तरह भागना ही है, ऐसा नहीं करना है। स्मार्ट स्टडी तो करनी है लेकिन फिर भी धैर्य बनाते हुए हमको मान लीजिए आप झर-झर इस चैनल पे, उस चैनल पे, इस तरह से आप लगातार पढ़ रहे हैं लेकिन रिवीज़न नहीं कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं से आप पीछे जा रहे हैं। तो जो है ऐसा आपको नहीं करना है। आप किसी भी चैनल से जुड़िए, क्योंकि आपको हर व्यक्ति जो पढ़ा रहा है वो अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा है। तो आप स्थायी रूप से पढ़िए और इसके बाद आप हो सके तो एक प्रैक्टिस सेट, सफलता की ये सबसे बड़ी कुंजी कि डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाए। नहीं भी पढ़ पा रहे हैं कोई भी समय, मतलब इतना जान लीजिए कि आपको करना है तो करना है। आप भले ही घर के कामों से मौका नहीं मिल रहा है, दिन में करें या रात में करें, एक मिनट जरा, लेकिन क्या है कि हमें करना ज़रूर से ज़रूर है, चाहे रात में करें, आप सोने का 1 घंटा कम कर दीजिए, 1 घंटे में उसको हल करिए। 1 मिनट, लेकिन हम उसको करेंगे ज़रूर। तो जब इस तरह से आप कंटिन्यू करेंगे, तो जो है क्या हो जाएगा, हम और ज़्यादा अपनी पकड़ को मजबूत बनाएँगे। देखिए ये जो है चैनल है हमारा, आप उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। और ये देखिए ये हमने प्लेलिस्ट बना दी है, पहले ये देखिए हमने बना दी है, इसमें सारी गृह विज्ञान की जो है प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन और भी चीजें, और ये देखिए एक विटामिन की है, इसमें भी प्ले आल आप करके पूरी 9 वीडियो इसमें है। फिर इसके बाद अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स, इसकी भी इसमें 7 वीडियो हैं। फिर देखिए एक मॉडल पेपर हमारे 3 हो गए हैं संडे संडे। और ये देखिए सारे आपको टॉपिक वाइज जितनी भी चीज़ें पढ़नी है आप यहाँ पे जाइए, आप नोट्स बनाइए, बिल्कुल सारी चीज़ें आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड करी जा रही हैं। आप इनको ध्यान से पढ़िए और प्ले ऑल बटन दबा दीजिए। इस तरह से आप जो है अलग अलग टॉपिक, अलग एक रजिस्टर बना लीजिए, उस पर नोट्स बना लीजिए और फिर उसको पढ़ने के बाद उसको रिवीजन करिए। इस तरह से जो है हमारी सारी प्लेलिस्ट आपको उपलब्ध है। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।